हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइज की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि अगस्त 2024 की है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके जितने भी टॉपिक है इसके कंप्लीट हो गए हैं। आज जो टॉपिक है वह लास्ट लेक्चर के साथ जितने भी टॉपिक है उन सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपका पहला लेक्चर जो था वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को लेकर था। दूसरा जो टॉपिक आया था वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। तीसरा लेक्चर आपका इकोनॉमी का। चौथा आया था आपका सुरक्षा से संबंधित। पांचवा आपका आया पर्यावरण से। छठा जो आया हुआ था वो आया था आपका, देखा जाए तो सामाजिक मुद्दे से। सातवां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। अब आता है हमारा आठवां लेक्चर, जिसके अंतर्गत संस्कृति को कंप्लीट किया जाएगा, नीति शास्त्र को, फिर सुर्खियों में रही योजनाएं, और आपका सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ ही आपकी मैगजीन कवर अप हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये इस जो अगस्त की मैगजीन है उसका ये लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो शुरू होता है संस्कृति से। संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में है। तो इसमें आता है पहला कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन कांड का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य इस कांड में जो शामिल रही है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड, जो कि आपका 1925 में हुआ था, और यह 100वीं वर्षगांठ मनाएगा 2025 में। और उसी के अवसर पर काकोरी ट्रेन कांड शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया है। तो अभी जो 9 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2025 तक, यानी कि साल भर में काकोरी कांड ट्रेन कांड जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इस संदर्भ में इस कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य जो शामिल थे, तो इस समारोह को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो इस समारोह के अंतर्गत जो आपका पूरा एक साल तक इस समारोह में काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस ट्रेन राज्य के अलग अलग शहरों से होकर गुजरेगी। और इसमें युवाओं और बच्चों को काकोरी कांड के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक साल तक कार्य करने चलने वाला कार्यक्रम है। और आपका इस तरीके का यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसकी 100वीं, 75वीं, 25वीं और 50वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। काकोरी कांड आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उस जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करता है, और ये आपका करंट को कवर करेगा। तो ये आपका 100वां वर्षगांठ है, तो ये आपका और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी इस समारोह के अंतर्गत क्या किया जाएगा? काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस ट्रेन जो राज्य के अलग अलग शहरों से होकर गुजरेगी, इसके संदर्भ में इसको काकोरी कांड के बारे में जानने के मौका को और जागरूक किया जाएगा। अब काकोरी कांड के बारे में जान लेते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं, जिसमें इसके सदस्य शामिल थे, उनके बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई और किस तरीके से काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया गया, इनके बारे में। कि काकोरी ट्रेन कांड जो है 9 अगस्त 1925 को इसे अंजाम दिया। इसके तहत एचआरए जो रहा वह कुछ क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव नजदीक ब्रिटिश खजाने को ले जा रही ट्रेन को लूट गया था। इस दौरान क्रांतिकारियों ने किसी भी निर्दोष यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की कमी दूर करना था। इसमें प्रमुख क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी और अन्य रहे हैं। काकोरी षड्यंत्र केस जो है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। शेष क्रांतिकारियों ने इसमें कुछ सेलुलर सेल निर्वासित कर दिया गया और कुछ को लंबी अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, जिसका गठन 1924 में एक उग्र क्रांतिकारी संगठन के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। इस संस्थापक के सदस्य में देखा जाए तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सत्यनाथ सान्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी रहे। एचआरए की विचारधारा में पहले नंबर पर आती है समाजवादी विचारधारा, जो की विचारधारा स्पष्ट रूप से समाजवाद से प्रभावित थी। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार को गणराज्य के मूल सिद्धांत बताया और सभी प्रणालियों को समाप्त करने की बात कही, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण को संभव बनाती है। 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आजाद
और विजय कुमार सिन्हा ने एचआरए का पुनर्गठन किया और समाजवाद को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में नामित किया और इसका पुनर्गठन एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो इस तरीके से इसके शुभारंभ आपका एचआरए का 1924 में हुआ था। काकोरी ट्रेन कांड को जो अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को दिया गया और 9 अगस्त 2025 को इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और एचआरए का जो गठन 1924 में किया, जो कि संगठित और सशक्त क्रांति के माध्यम से फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना है। और यही जब आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम एचआरए को बदलकर दिया गया, तो इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख प्रकाशन जैसे कि द रेवोल्यूशनरी के बारे में, कि इसकी रचना रामप्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार के उपनाम से की हुई थी, जिसमें सचिन नाथ सान्याल ने इसकी सहायता की। फिलोसफी ऑफ द बम, जिसकी रचना भगवती चरण बोहरा ने की और इस पुस्तक में क्रांतिकारी विचारधारा और सशक्त संघर्ष औचित्य पर गहन तर्क दिए गए, जिसके अनुसार क्रांतिकारियों ने निजी स्वार्थ या अन्याय के बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकारों के लिए संघर्ष करना था, भले ही उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पुस्तक में क्रांतिकारियों द्वारा दिसंबर 1929 में वायसराय की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निंदा किए जाने और गांधी जी के लिए कंटेम्प्ट ऑफ द बम के प्रस्तुत विचारों पर जवाब दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के कुछ जिम्मेदार कारक हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट का होना, रॉलेट बिल और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए वादों के प्रति मोह भंग होना, जलियांवाला कांड 1919, चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन की अचानक वापस लेने का फैसला, बोल्शेविक क्रांति ने क्रांतिकारियों में समाजवादी विचारधारा से परिचित कराया, तो इसके अंतर्गत इसके प्रमुख कुछ क्रांति जिम्मेदार कारक होते हैं। एचआरए या एचएसआरए की प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों में, जैसे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, जो कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और इस प्रदर्शनकारियों में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, जिनकी लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। लाला जी की जो मृत्यु है, उनका बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर मुख्य पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की और इसके बाद हमारा सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट हुआ, जो कि 1929 में हुआ, जिसमें भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकी और दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें राज्य के खिलाफ युद्ध छोड़ने का निर्दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और हालांकि भगत सिंह को जल्दी लाहौर ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए लाहौर षड्यंत्र केस में भी मुकदमा चलाया था। लाहौर षड्यंत्र केस का क्रांतिकारियों द्वारा राष्ट्रीय हितों के लिए उपयोग, जैसे कि क्रांतिकारियों ने अदालतों का उपयोग न करने के अपने बचाव के लिए, बल्कि एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया। अदालत की कार्यवाही के दौरान क्रांतियों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों, विशेष रूप से उनके दमनकारी कानूनों और जनता के शोषण की आलोचना की। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए जेल में बेहतर परिस्थितियों और अधिकारों की मांग के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए जो उपयोग किए गए, उनके बारे में आता है। अब आती है कुछ संक्षिप्त सुर्खियां, जैसे कि वीरता पुरस्कार के बारे में। यह जो पुरस्कार है, इसे राष्ट्रपति द्वारा नए स्वतंत्रता दिवस यानी कि 2024 के अवसर पर सशक्त बलों और केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों के जवानों के लिए 103 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। चलिए तो जान लेते हैं वीरता पुरस्कार के बारे में। वीरता पुरस्कार जो है, वह पुरस्कारों का एक वरीयता क्रम होता है, जिसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र होता है। इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र की जो शुरुआत है 1950 में की गई थी। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में 1952 में शुरू किया गया था और 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया और ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो इन वीरता पुरस्कारों के बारे में ये डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में, कि साल 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। यह फिल्म पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ और इन्हें राज्य सरकार पुरस्कार भी कहा जाता है। शुरुआती वर्षों में पुरस्कार के स्वरूप में 2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, 2 उत्कृष्ट प्रमाण पत्र और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत पदक प्रदान किए जाते। इन पुरस्कारों का जो प्रबंधन है 1973 से फिल्म समारोह निर्देशालय के द्वारा किया जा रहा है और ये पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए प्रदान किए जाते हैं और ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार होते हैं, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ साथ यह पुरस्कार भारत के उस राज्य को दिए जाते हैं जिसमें फिल्म उद्योग के विकास में आगे बढ़ने में
सहायता प्रदान की हो तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में आता है। इसमें कुछ त्रुटि दी गई है कि जो जून का आपका मैगजीन आई हुई थी, तो उसके अंतर्गत जो आपका संस्कृति का लेक्चर है उसमें जो तुकोरी जी राव होलकर मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र हैं, ये आपका सही है। लेकिन इसमें एक गलत जानकारी दी गई थी कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने यह गलत उल्लेख किया था कि तुकोजी राव होलकर उनके दत्तक पुत्र थे। तो इसको आपको करेक्शन करना है, यानी कि जो आपका संस्कृति का लेक्चर है जून का, उसको आपको देख लेना है, तो उसमें करेक्शन हो जाएगा। और ये आपका दूसरा जो था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें 17 भागीदार देश शामिल है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें भारत सहित इस परियोजना में 17 भागीदार देश शामिल हैं। और उसमें बता दिया गया था कि 17 भागीदार देश है, तो ये इसमें त्रुटि संदर्भ दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके अंतर्गत हमारा जो आता है एथिक्स के बारे में, मतलब कि नीति शास्त्र के बारे में। एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें पहला आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका परिचय जो है परंपरागत रूप से शिक्षा मुख्यतः संज्ञानात्मक कौशल के विकास पर केंद्रित था और बुद्धिमत्ता शैक्षणिक अभी उपलब्धि के प्राथमिक चालन के रूप में देखा जाता है। और हालांकि एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि गैर संज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी स्टूडेंट की शैक्षणिक उपलब्धियों को आकार देने में मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में भी जान लेते हैं कि यही एक तरीके से अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावित करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। इस शब्दावली का पहली बार उल्लेख 1990 में शोधकर्ता जॉन मेयर और पीटर सलोवी के द्वारा किया गया था और मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने इसे अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर पारंपरिक से संबंधित कौशल को मजबूत करने में सहायता करता है और यह विशेष रूप से संघर्ष प्रबंधन और संप्रेषण से संबंधित मामले में गैर संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने की व्यक्तित्व का समग्र विकास में सहायता भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए गैर संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि धैर्य, दृढ़ता, शैक्षणिक रुचि और लर्निंग से संबंधित मूल्य होते हैं। ईक्यू और आईक्यू में अंतर को जान लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। जैसे कि ईक्यू जो है यानी कि इमोशनल क्वांटिएंट और जो बौद्धिक लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट जो है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो भावनात्मक लब्धि है जो 5 डोमेन के जरिए भावनाओं की पहचान, अनुभव और विनिमय करना शामिल होता है, जिसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, परानुभूति, सामाजिक कौशल और प्रेरणा है, जिसमें उदाहरण के तौर पर तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहना, वस्तुनिष्ठता के साथ निर्णय लेना है। इसमें बौद्धिक लब्धि के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें तार्किक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता, स्मृति, शब्द का समझ, गणनात्मक कौशल, अमूर्त तो स्थानिक सोच, मानसिक क्षमता आदि शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एकेडमिक्स के अच्छे अंक प्राप्त करना, ये बौद्धिक लब्धि की ओर जाता है। यह परिवेश जो है ये भावनात्मक लब्धि में कि यह सामाजिक प्रभावों के अधीन होता है, इसे समय के साथ सक्रिय रूप से प्रशिक्षित और विकसित किया जा सकता है और इसमें बौद्धिक लब्धि में आनुवांशिक सीखी से प्रभावित एक स्थानीय विशेषता माना जाता है। इसमें देखा जाए तो ये सार्वभौमिक रूप से मानकीकृत प्रशिक्षण नहीं है और इसमें किसी व्यक्ति अपने विशिष्ट व्यवहार की योग्यता और परीक्षण में स्वतः रिपोर्ट किए गए विश्लेषण शामिल होते हैं। और इसमें आयु समूह में औसत प्रदर्शन की तुलना दी जाती है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो यह एक मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों की मूल्य के जरिए किया जाता है। इसमें आम जन के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं और आईक्यू औसत होने के बावजूद व्यक्ति ये क्यू के कारण पारंपरिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि और रोजगार में बेहतर प्रदर्शन में योगदान दे सकती हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। इसमें जैसे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विशेषताएं दी गई हैं जो डेनियल गोलमैन के मॉडल पर आधारित है, जैसे कि व्यक्तिगत क्षमता, सामाजिक क्षमता। व्यक्तिगत क्षमता में जैसे मान्यता और विनिमय है, जो कि आत्म जागरूकता के संदर्भ में देखा जाए। इसमें आत्मविश्वास, अपने सबल और दुर्बल पक्ष को समझाना, दूसरों पर अपने व्यवहार के प्रभाव को समझना, दूसरों के व्यवहार पर अपनी भावनात्मक स्थिति को पड़ने वाले प्रभाव को समझना इसके अंतर्गत है। विनिमय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आत्मनिर्भरता है, जो कि भावनात्मक विनिमय हानिकारक भावनाओं के नियंत्रण पर रखता है, अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य करना, परिवर्तन के लिए तैयार करना होता है। सामाजिक क्षमता में देखा जाए तो ये सामाजिक जागरूकता, जो कि सामाजिक परिस्थितियों को समझना, सहानुभूति, झुकाव, सक्रिय होकर सुनना। सामाजिक प्रबंधन में इसमें टीम प्रबंधन, संघर्ष समाधान, संवेदनशील एवं सहानुभूति, पूर्ण पारंपरिक पारस्परिक संबंध और संचार इसके अंतर्गत सामाजिक क्षमता को एक विनिमय को प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमें शिक्षा में भावनात्मकता बुद्धिमत्ता के इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसे कि बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन का होना, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य होना, परानुभूति और गणना का विकास होना, प्रभावी संप्रेषण के जरिए सफलताओं को प्रगाढ़ बनाना, दीर्घकालिक सफलता को सुनिश्चित करना, प्रभावी नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता,
इसमें दिखाई देती है। संवादात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के तरीके जैसे कि सामाजिक भावनात्मक शिक्षा कार्यक्रम होना, सहयोगात्मक शिक्षण होना, चिंतन और आत्म जागरूकता का अभ्यास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। शिक्षकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाना होता है, माता पिता और समुदायों को शामिल करते हैं। फीडबैक सिस्टम होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूलभूत और संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक नेतृत्व, भावनात्मक स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विषयों को चुनने की स्वतंत्रता के साथ साथ बहुविषयक शिक्षा, पेशेवर अकादमिक और करियर परामर्श आदि होता है। प्रशासनिक कार्यों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ उपयोग है, जैसे कि आत्म मूल्यांकन और आत्मा की जागरूकता, जो कि किसी व्यक्ति को और कमजोरियों को समझने, प्रभावी भावनात्मक प्रबंधन मदद करती, प्रभावी संघर्ष समाधान देखने को मिलता है, जिसमें किसी स्थिति का समग्र या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की सहायता होती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों जैसे मुद्दों को संभालते समय सामाजिक जागरूकता एक संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करती है। हितों के टकराव का समाधान देखने को मिलता है, जरूरतमंद का अनुमान लगाना और सहायता प्रदान करना, विश्वास का माहौल बनाना इसके अंतर्गत देखा जाता है। अपनी नैतिक सभी क्षमता का परीक्षण कीजिए। इसमें एक आपकी केस स्टडी दी गई है, जिसमें आपको एक केस स्टडी को पढ़ना है और अपने क्वेश्चन के आंसर को जानना है और सोचना है और उसको लिखना है। अब आता है सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के समय सामाजिक प्रभाव और अन्याय के बारे में कि वर्तमान में डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में तेज वृद्धि देखने को मिल रही है। इन्फ्लुएंसर जो है सोशल मीडिया पर अपने डिजिटल कंटेंट के जरिए प्रसिद्धि पाते हैं और ये इन्फ्लुएंसर जो होते हैं हमारी राय, उपभोक्ताओं की रुचि और खरीदारी के निर्णयों को आकार देने और फैशन, स्वास्थ्य और संगीत की हमारी धारणा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रभाव और इन्फ्लुएंसर के बीच अन्याय यानी कि सोशल इन्फ्लुएंसर एंड परसुएशन क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इनका प्रभाव देखने को ज्यादा मिल रहा है, जिसके कारण ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सामाजिक प्रभाव जो है एक तरीके से वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क के जरिए अपनी राय के अनुकूल व्यवहार करने के लिए राजी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित व्यक्ति अपनी मान्यताओं को संशोधित करते हैं और अपने व्यवहार को बदलते हैं। और इन्फ्लुएंसर जो है एक तरीके से वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास दर्शकों का एक समूह होता है। वह चैनल के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इन्फ्लुएंसर प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो अक्सर कुछ उत्पादों, सेवाओं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा देने में अपने दर्शकों में उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित थे। विशेषताएं जो है वह व्यापक सामाजिक मानदंडों, अक्सर अनजाने और निहित गैर मौखिक शक्ति, स्थिति, प्रतिष्ठा, संसाधनों पर आधारित होती है। सामाजिक प्रभाव और इन्फ्लुएंसर के कुछ प्रभाव है, जैसे अनुकूलता, जो कि दूसरे कार्यों में मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया व्यवहार परिवर्तन है। उदाहरण के तौर पर दूसरे लोग जो पहन रहे हैं उसके मेल खाने वाले कपड़े होना, अनुपालन होना, आज्ञाकारिता इसमें देखने को मिलती है। दूसरी ओर अन्याय का तात्पर्य एक तरीके से संप्रेषक द्वारा जानबूझकर किए गए प्रयासों के अनुरूप रिसीवर में किसी अन्य व्यक्ति की मान्यताओं, दृष्टिकोण, व्यवहार और वरीयताओं की बदलने के प्रयास होते हैं, जिसे विशेष तौर पर ज्यादातर जानबूझकर स्पष्ट और मौखिक भाषा और रुचियों में समानता के जरिए कथित दोस्ती के विचारों पर आधारित होता है। इसका सिद्धांत पारस्परिकता, स्थिरता, सामाजिक प्रमाण और प्राधिकार, प्रबंध, वचन, अध्यापन और एकता होता है। इस्तेमाल में की गई तकनीकें जैसे कि आकर्षक फोटो और वीडियो, दिलचस्प कहानियां, सामाजिक प्रमाण, सकारात्मक सामाजिक मानदंड को बढ़ावा देना होता है। निर्धारक जो है जिसमें भूमिका और रुचियां जैसे नागरिक, आवासीय, सामाजिक संपर्क, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाएं, मनोरंजन, आत्म अभिव्यक्ति, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, नौकरी के अवसर। समाज में सामाजिक सामंजस्य, लोकतांत्रिक सार्वजनिक चर्चा, गलत सूचना और दुष्प्रचार का समाधान। बाजार में देखा जाए तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास, डेटा संचालित व्यवसायिक अंतर्दृष्टि। सरकार में रचनात्मक और व्यवसाय बाधा डाले बिना उपभोक्ता के हितों की रक्षा, समान अवसर, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, गलत सूचना और दुष्प्रचार का समाधान करना। सोशल मीडिया में गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण, ग्राहक आधार से वृद्धि, उपयोगकर्ता जुड़ाव और उनसे बरकरार रखना। इन्फ्लुएंसर के अंतर्गत जैसे रचनात्मक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत ब्रांड का उदारीकरण, सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा का प्रबंध, विज्ञापनदाताओं और वर्णों के साथ साझेदारी का लाभ उठाना। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर किस तरीके से प्रगतिशील और सामाजिक प्रभाव में अन्याय की शुरुआत करते हैं, जैसे कि कुछ प्रगतिशील सामाजिक मानदंड होते हैं, नए नए मार्केटिंग चैनल के लिए रूप में इन्फ्लुएंसर होते हैं, समावेशिता और विविधता को बढ़ावा मिलता है, सूचना का लोकतांत्रिकरण देखने को मिलता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक हानिकारक प्रभाव होता है, जैसे कि गलत सूचना और दुष्प्रचार का प्रसार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, बच्चों का प्रभाव, कट्टरपंथ, ब्रांडिंग के लिए खतरा, इस तरह के होते हैं। अब इसमें डिजिटल इन्फ्लुएंसर द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक उपाय है, जैसे कि पारंपरिक सम्मान और पारस्परिकता पूर्वाग्रह होना,
प्राधिकरण पूर्वाग्रह होना, मेल जोल आधारित प्रभाव, पुनरावृत्ति पूर्वाग्रह का होना, सामाजिक प्रमाण देखने को मिलना, हेलो प्रभाव का इफेक्ट होना, कमी की स्थिति और सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक अनुरूपता इसके अंतर्गत आती है। उठाए जा सकने वाले कदम जैसे कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइडलाइन होती है, इसमें स्पष्ट एंडोर्समेंट दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए, जिसमें विज्ञापन, स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशन और पेड प्रमोशन जैसे शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि देखी जाती है, कट्टरपंथ विरोधी चर्चाएं होती हैं और बच्चों और किशोरों के लिए सीमित स्क्रीन टाइम, जैसे कि उदाहरण के लिए स्वीडिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चों और किशोरों के लिए स्क्रीन समय को प्रतिबंधित करने के लिए नई सिफारिशें जारी की हुई। भारत के नियम और जिम्मेदारियों में जैसे कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और एंडोर्समेंट के बचाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों और इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर्स को विनियमित करने के लिए नए मानदंड जारी किए। इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी हमने जो अभी पहले की जो मैगजीन जून की कंप्लीट की हुई थी उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपने अगर नहीं देते हैं कि देखे वो लेक्चर तो आप वहां जाके देखिए। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो कि डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर विज्ञापन के लिए निर्देश जारी करता है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऑफ सोर्स ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी जारी करता है। तो इस तरीके से भारत के नियम और जिम्मेदारियां रही है। अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण इसमें दिया गया है, जिसमें एक केस स्टडी है जिसको आपको पढ़ना है और इसके उत्तर आपको 150 शब्दों में अपनी खुद से प्रैक्टिस करना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आती है सूक्ष्म की योजना, जिसमें आता है एग्रीश्योर यानी कि स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष योजना के बारे में। यह जो योजना है इसे हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा एग्रीश्योर यानी कि स्टार्टअप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष योजना शुरू की। यह योजना जो है इसका उद्देश्य जो है विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोष पर योगदान देकर कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में अधिक निवेश का आकर्षित करना, मौजूदा कृषि और कृषि तकनीक एग्रीटेक स्टार्टअप को तरलता प्रदान करना, इक्विटी ऋण स्रोतों जैसे विभिन्न प्रकार वित्त पोषण साधन तक पहुंच की कमी अपने व्यवसाय के आगे बढ़ाने में समर्थ होना, युवा उद्यमियों को कृषि और कृषि तकनीक में उच्च जोखिम देना, कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रणाली को मजबूत बनाने और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में नए उद्यमियों आकर्षित करना, कृषि संबंधी इकोसिस्टम से अधिक भागीदारों को शामिल करना, इस और कृषि व्यवसाय के रूप में देखने वाले तकनीकी रूप से योग्य ग्रामीण और शहरी युवाओं के अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना इसके अंतर्गत आता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकी आधारित उच्च जोखिम वाली उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों का समर्थन करना है। इसकी प्रायोजिक एजेंसियों में भारत सरकार और नाबार्ड है। इसकी कुल निधि 750 करोड़ रुपए और यह निधि सेबी के तहत श्रेणी सेकंड वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। एग्रीश्योर फंड की संरचना एवं प्रबंधन के बारे में देखा जाए तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और आपका नाबार्ड इसके अंतर्गत आता है, जिसमें 250 करोड़ रुपए जो है वह इसमें एनएबी वेंचर्स के द्वारा प्रतिबंधित स्थिति है। 250 करोड़ में जिसमें और जो 250 करोड़ है 250 करोड़ आपकी नाबार्ड के अंतर्गत आती है और 250 करोड़ इस तरीके से आता है। तो ये जो आपकी अलग अलग किस तरीके से प्रतिबंधित है ये फंड की संरचना है उसको दिखाया गया। निधि की दो योजनाएं जैसे कि एग्रीश्योर एफएओ योजना, जिसका उद्देश्य श्रेणी फर्स्ट और सेकंड के ऐसे ही वैकल्पिक निवेश कोषों को वित्त पोषण करना जो आगे स्टार्टअप को निवेश करते हैं। यह योजना सेवी पंजीकृत सेक्टर एग्रोस्टेट सेक्टर विशिष्ट और ऋण एआईएफएस निवेश करेगी। इसकी कुल निधि 450 करोड़ है और किसी एक एआईएफ में निवेश की अधिकतम सीमा एआईएफ के कोष को 5% या 25 करोड़ रुपए दोनों से जो भी कम होगी। एग्रीश्योर प्रत्यक्ष योजना, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश करना और यह निवेश उन स्टार्टअप के लिए होगा जिन्होंने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्राथमिकता प्राप्त की और भारत में निवेश किया हुआ। इस कोष में टोटल 300 करोड़ है और किसी स्टार्टअप के निवेश की अधिकतम सीमा एआईएफ नियमों के अधीन 25 करोड़ रुपए होती है। इस निधि की अवधि जो है इसमें शुरू करने के लिए 10 वर्ष तक की होती है, जिसमें 2 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। लक्षित लाभार्थी जो है इस कोष में अवधि समाप्त होने तक 50 ही स्टार्टअप को समर्थन प्रदान किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप में कुछ फिलहाल निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कृषि मशीनरी, जैव प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा, प्राथमिकी सहायकारी समितियां, विकास सहित कृषि मूल्य श्रृंखला एफपीओ के लिए सहायता, खेत स्तर पर
प्रौद्योगिकी सहायता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना इसके अंतर्गत ये लक्ष्य लाभार्थी होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम के बारे में, कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने 30/6/2024 तक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या का लाभ 4.1 लाख। इसका उद्देश्य किसानों की सिंचाई पद्धतियों में नवीनीकरण ऊर्जा को शामिल है। महंगे डीजल के स्थान पर सस्ती सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है। राज्यों पर कृषि बिजली सब्सिडी का बोझ कम करना, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, किसानों की सब्सिडी वाली दरों पर सौर जल संबंधों पर पहुंच प्राप्त करने में सहायता करना, किसानों को उनकी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की सहायता करना। इसकी विशेषताओं में देखा जाए तो यह नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसका 2009 में इसकी शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता का सृजन करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें पात्र एक ही व्यक्तिगत किसानों का एक समूह, किसान उत्पादक संगठन, पंचायत, सहकारी समितियां और जल उपयोग संघ इसके प्रमुख पात्रता है। और इस योजना के 3 घटक है। जैसे घटक 1 के अंतर्गत इसका उद्देश्य किसानों को अपनी भूमि में 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड लीक इंस्टॉल्ड माउंटेन ग्रिड कनेक्टेड सौर और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना है। और इसका घटक बी जो आता है जिसमें 14 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। घटक सी में आता है फीडर स्तर के सौरीकरण सहित ग्रिड से जुड़े 33 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण करना, जिसमें व्यक्तिगत पंप सौरीकरण भी शामिल है और फीडर स्तर के सौरीकरण इसके अंतर्गत शामिल है। इस तरीके से देखा जाए तो इसके 3 घटक आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सुर्खियों में रहे स्थल, जिसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लास भी हमारी इसकी अगस्त का जो करंट अफेयर है इससे आपकी एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सुर्खियों में रहे स्थल जो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तवा जलाशय जो कि आर्द्र भूमि के रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह SCBN लिमिटेड खंडवा में 90 मेगावाट के कार्यशोर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू किया है। फिर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जिसमें केंद्र सरकार ने गुजरात के नोथल में सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कर रही और 700 मेगावाट क्षमता वाली स्वदेशी काकरापाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र चौथी इकाई की पूरी क्षमता कार्य करना शुरू किया है। कर्नाटक जो कि परमाणु रिजर्वेशन और अनुसंधान निदेशालय में मांडवा जिले में 1600 टन की लिथियम भंडार की रही है। फिर आता है असम जो कि तेल और गैस खोज में असम में हुलाक विपन को पर्यावास का खतरा पहुंच सकता है। त्रिपुरा के बारे में जो कि विदेश मंत्रालय में इस बात से इनकार किया गया है कि बांग्लादेश में पूर्वी जिलों में बाढ़ पुत्री नदी में डूबर बांध के द्वार खोले जाने पर। फिर आता है बिहार, जहां पर शोधकर्ताओं ने ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमोही रोधी पुरोस ये जड़ी बूटी गुड़मार की खोज की है। छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदार तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अधिसूचना मंजूरी मिली है। फिर आते हैं तमिलनाडु, जहां पर दस राय पक्षी अभ्यारण्य राज्य भूमि में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। कच्चूबेली पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया और सिद्धगंगा जिले में कीलाड़ी गांव को टेराकोटा पाइपलाइंस का पता चला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के प्रमुख सुर्खियों में रहे स्थल है। अब विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहले नंबर पर आता है पोलैंड, जहां पर भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। यूक्रेन में देखा जाए तो इसके भी यूक्रेन और भारत के बीच 1992 से कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यात्रा हुई। आर्कटिक के अध्ययन में पता चला है कि यहाँ पर परमाक्राष्टी से बचने के लिए आर्कटिक में जहरीला पारा निकल रहा है। नेपाल में आया हुआ है, इसमें मोनाल सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। फिर आता है कमचटका प्रायद्वीप, जहां पर रूस के सुदूर और पूर्व में स्थित कमचटका प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप आने से शिवलोक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। गुआम द्वीप, जहां पर भारत ने INS शिवालिक को संयुक्त राज्य अमेरिकी गुआम में किया है। फिर गोबिले टेपी जो कि विश्व का सबसे पुराने कैलेंडर की खोज की गई है। फिर आता है सेंट मार्टिन आइलैंड, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को सेनेटा बनाए हुए हैं। अटाकामा सॉल्ट प्लेट दिया गया, जहां पर चिली विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया है कि चिली का अटाकामा साल्ट पहले लिथियम ब्राइट निकालने के कारण खस्ता जा रहा है। बोत्सवाना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया। माउंट किलिमंजारो, जहां पर रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में तंजानिया में अवस्थित किलिमंजारो का शिखर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मलेशिया जो कि भारत और मलेशिया में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी की। न्यूजीलैंड, जहां पर न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। फिर आता है आपका तिमोर लेस्ते, जिसने भारत के राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द
ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड इससे सम्मानित किया गया। वियतनाम के बारे में कि हाल ही में वियतनाम के हनोई शहर में चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। मोजाम्बिक के बारे में कि मोजाम्बिक में भारत विरोधी समूह द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के लिए बावजूद मोजाम्बिक की नकाला बंदरगाह से भारत में तुअर दाल का निर्यात फिर से शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि आपके सिंधु मुर्मू के बारे में कि हाल ही में देशवासियों ने सिंधु मुर्मू और उनके भाई कानू मुर्मू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। जिन्हें सिंधु मुर्मू जो सिंधु और कानू मुर्मू संथाल जनजाति के नेता थे, जिसके योगदान संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 में हुआ था, भारत का पहला किसान आंदोलन था, जिनका नेतृत्व चांद बेराव के साथ साथ सिंधुकान ने किया हुआ था। ये बहादुरी और न्यायप्रियता इनके प्रदर्शित नैतिक मूल्य है। अब आता है राघोजी भांगरे, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन्होंने श्रद्धांजलि दी। राजूजी भांगरे जो एक तरीके से आदिवासी कांग्रेस क्रांतिकारी नेता सेनानी है, जिनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवगांव में कुली समुदाय के द्वारा किया गया। इनके पिता रामजी राव भांगरे साहूकरों और ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह किया और गोली विद्रोह 1822 से 1829 के बीच किया। और इनका जो एथिक्स के संदर्भ में देखा जाए तो ये संघर्षशीलता और साहस से पहचाने जाते हैं। अब आते हैं हमारे श्री नारायण गुरु, जिन्होंने केरल के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती पर देश भर ने याद किया। श्री नारायण गुरु का जन्म जो है वह तिरुवनंतपुरम के नजदीक स्थित चेम्पावती में एजरा परिवार में हुआ। वे संत दृष्टा दार्शनिक कवि और सुधारक थे और जाति प्रभाव के दुष्परिणामों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते थे। ये सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के सिद्धांत पर बल देते हुए सामाजिक समानता का समर्थन करते थे। और इन्होंने अरबी पुरम आंदोलन जो कि 1888 में हुआ था, उन्होंने भगवान शिव की प्रतिमाएं वहां पर स्थापित की हुई थी और इनके और भी अन्य ऐसे योगदान रहे। और यह नैतिक के दृष्टिकोण से इन्हें समतावाद और बहुलतावाद के संदर्भ में देखा जाता है। फिर आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। ये विद्वान दार्शनिक और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वराज यानी कि स्व शासन का समर्थन किया। वे ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले नेताओं में से एक थे और उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने अपनी एक अलग होम रूल लीग की स्थापना की। उसने 2 समाचार पत्रों जिसमें केसरी मराठा में और द मराठा अंग्रेजी में संपादन किया और उन्होंने गीता रहस्य की रचना की। इनके नैतिक व्यक्तित्व को देखा जाए तो ये देशभक्ति और लचीलापन के प्रमुख नैतिक व्यक्तित्व थे। फिर आती है मैडम भीकाजी कामा, जो कि एक प्रख्यात क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी पुण्यतिथि 13 अगस्त को मनाई गई, जिसमें पूरे देश ने इनको याद किया। मैडम जी भीकाजी कामा एक आदर्श क्रांतिकारी थी, जिनका संबंध गुजरात राज्य के नवसारी जिले से था। वे विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी और भारतीय क्रांति की जननी थी। इन्होंने 22 अगस्त 1960 को स्टार्टगर्ड यानी कि जर्मनी में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराया। इनके एथिक्स के संदर्भ में देखा जाए तो ये देशभक्ति और अदम्य साहस की महान महिला रही है। फिर आते हैं श्री अरविंदो घोष, जो कि प्रधानमंत्री श्री अरबिंदो और की उन्हें उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। वे भारतीय राष्ट्रवादी कवि, दार्शनिक और योगी व्यक्ति थे। युवा क्लब अनुच्छेदन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अलीपुर बम केस जो कि 1908 में हुआ था, उसके सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1926 में पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम की इन्होंने स्थापना की हुई और इन्होंने जुगाड़तर, वंदे मातरम, कर्मयोगी जैसी पत्रिकाओं का इनसे संबंध था। और इनके एथिक्स व्यक्तित्व में देखा जाए तो ये तर्क बुद्धिवाद और दृढ़ संकल्प के प्रति इनका एक अलग ही व्यक्तित्व देखा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो मैगजीन है वह कंप्लीट होती है। तो अगस्त का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पूरा सेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी तो आपका जो भी सितंबर का करंट अफेयर आएगा उसको कंप्लीट किया जाएगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आइडिया जरूर दें कि आपको किस तरीके से ये मैगजीन अच्छी लगी या फिर इसमें किस तरीके से और ज्यादा चीजों में चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो आप अपने कमेंट से हमें जरूर दें। और हम इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाती है उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।